कंटेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के अंतर्गत इतिहास का पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे वियना सम्मेलन। तो हमारा ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में हम लोग नेपोलियन के बारे में जानकारी प्राप्त किया। आज हम लोग पढ़ेंगे वियना सम्मेलन के बारे में कि वियना सम्मेलन में क्या खास बात हुआ था और वियना सम्मेलन से क्या मतलब कौन सा युग का अंत और कौन युग का शुरुआत हुआ था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और बारी बारी से हम लोग कई पार्टों में जो है यूरोप में राष्ट्रवाद को पूरा करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ इसका विश्लेषण भी करते जाएंगे, जिससे ऑब्जेक्टिव भी याद हो जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन कब हुआ? तो इसका आंसर है देखिए 1815 ईस्वी। 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में वियना सम्मेलन हुआ था। तो इसको हम थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं और ऑस्ट्रिया को दिखाते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पर देखिए आ गया ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ये हुआ, ऑस्ट्रिया एक देश है जो यूरोप महादेश में पड़ता है और उसी की राजधानी है वियना। और वियना, यहाँ देखिए वियना भी लिखा हुआ है, यही है वियना। यहीं पर एक सम्मेलन हुआ था। कब? तो 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। तो ये जो हुआ वियना सम्मेलन 1815 में जो हुआ, उससे पहले क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा समझिए। जब वाटरलू का युद्ध हुआ था, जिसमें कि नेपोलियन को यूरोप के बड़े बड़े महाशक्ति एक साथ मिलकर, जिसमें ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और अन्य देश मिलकर नेपोलियन पर एक साथ आक्रमण किया और जिसमें नेपोलियन हार गया और नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। और उसके बाद 1815 में वियना सम्मेलन हुआ। वाटरलू का युद्ध हुआ था 1814 में, जिसके बारे में पहला पार्ट में बताया गया है। इससे देखने से पहले उसको भी देख सकते हैं, या इसको देख लीजिए उसके बाद उसको देख लीजिए पहला पार्ट को। तो और ये नेपोलियन के हार के बाद एक सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन के नाम से विख्यात है। बहुत सारा यूरोप में परिवर्तन हुआ, तो उसके बारे में बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वियना सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व मतलब संचालन वियना सम्मेलन का किसने किया? तो आंसर देखिए, आंसर है ऑस्ट्रिया के चांसलर। ऑस्ट्रिया के चांसलर देखिए, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर उस समय मेटरनिक था और उन्होंने ही वियना सम्मेलन का संचालन किया था। ऑस्ट्रिया में ही हुआ था और उसका संचालन मेटरनिक किए थे। तो याद रखना है, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने इसका संचालन किया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर और भी हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन में कौन कौन देश यूरोपीय शक्तियों ने भाग लिया? क्या कहा? वियना सम्मेलन में कौन कौन यूरोपीय शक्तियों ने भाग लिया? तो यूरोप देश के जो शक्तिशाली देश या कोई शक्तिशाली राज्य था, उन सब भी एक साथ जो सम्मेलन किया, उसमें देखिए नाम आ गया ब्रिटेन, एक शक्तिशाली उस समय देश था, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन देश हो गया, रूस भी एक देश हो गया। ये प्रसा जर्मनी का एक देश है, राज्य है। जर्मनी का ये जो है एक राज्य है। जब हम पढ़ेंगे जर्मनी में राष्ट्रवाद या जर्मनी का एकीकरण जब पढ़ेंगे हम, तो उसमें प्रसा के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। और ऑस्ट्रिया के बारे में तो अभी चल ही रहा है, ऑस्ट्रिया में ही हुआ। तो
वियना सम्मेलन में कौन कौन यूरोपीय शक्तियों ने भाग लिया? तो ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, याद रखना है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत माना जाता है? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। किस सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत माना जाता है? तो आंसर में आ गया वियना सम्मेलन के बाद। वियना सम्मेलन के बाद यानी नेपोलियन का तो अंत हो गया, उसको सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया और मेटरनिक युग स्टार्ट हो गया। तो देखते जाते हैं और इस तरह से क्वेश्चन को हमको एक एक करके समझते जाना है और एक बार में नहीं होता है, वीडियो को 2 बार 3 बार देख करके इसको समझना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, मेटरनिक ने इटली के राज्य सिसिली और नेपल्स प्रदेश किसे दे दिया? अब देखिए, जब वियना सम्मेलन हुआ तो इसका संचालन मेटरनिक कर रहा था, तो इसने क्या किया? देखिए कहता है मेटरनिक ने इटली के राज्य सिसिली और नेपल्स प्रदेश किसे दे दिया? तो आंसर में देखिए बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को। बुर्बो वंश पुराना राजवंश था और उसके जो सम्राट थे फर्डिनेंड, उसको दे दिया सिसिली और नेपल्स। उसके बारे में भी हम आगे क्वेश्चन बहुत सारा आएगा, उसमें हम विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे फर्डिनेंड से संबंधित, और फिर सिसिली नेपल्स को भी चित्र में भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, वियना सम्मेलन के तहत रोम और उसके आसपास के राज्य को किसे सौंप दिया गया? वियना सम्मेलन जब हुआ तो उसके तहत रोम, इटली की राजधानी रोम है, और उसके आसपास के राज्य किसे सौंप दिया गया? देखो पोप को। तो यहाँ पर देखिए ये इटली का मानचित्र है, इसमें राज्य देखिए, यहाँ पर आपका पेपल्स राज्य है, यहाँ इधर जो है कि दिखाया गया है लोम्बार्डी, वेनेसिया, तो ये इटली का है, और भी इमेज में हम लोग देखेंगे। और इसी में इटली की राजधानी रोम भी है, जो कि आगे वाला इमेज में हम देखेंगे। इसमें पुराने जो छोटे छोटे राज्य पर मोडेना, टस्कनी, पेपल्स, वेनेसिया, लोम्बार्डी, सार्डिनिया, पिगमाउंट, ये सब जो था उसको दिखाया गया है। तो ये क्वेश्चन था, वियना सम्मेलन के तहत रोम और उसके आसपास के राज्य को किसे सौंप दिया? तो पोप को। पोप चर्च का एक धर्म गुरु होता है और जिसके अंतर्गत चर्च के द्वारा शासन किया जाता था, तो पोप को सौंप दिया गया रोम और आसपास का क्षेत्र। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और पोप के बारे में और भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आगे क्वेश्चन बहुत सारा आएगा, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन बढ़ाते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन आ गया, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन के तहत लोम्बार्डी और वेनेसिया पर किसका अधिकार कायम हुआ? तो ऑस्ट्रिया खुद कब्जा कर लिया किस पर? लोम्बार्डी और वेनेसिया पर। हम लोग अभी चित्र में भी देखे कि लोम्बार्डी और वेनेसिया इटली का एक प्रांत था, राज्य था, और ये दोनों राज्यों पर किसका अधिकार हो गया है? ऑस्ट्रिया का, ये याद रखना है। ऑस्ट्रिया रखा, लोम्बार्डी और वेनेसिया, ऑस्ट्रिया। अगर चित्र में देखना चाहते हैं तो फिर से देख सकते हैं। तो इसको नीचे करते हैं, देखिए ये देखिए लोम्बार्डी और वेनेसिया, ये कौन ले लिया? ऑस्ट्रिया खुद ले लिया। ऑस्ट्रिया इस पर अपना अधिकार जमा लिया। ऑस्ट्रिया अपना इस पर अधिकार ये जमा लिया और सबको भी बांट दिया। तो याद रखना है, लोम्बार्डी और वेनेसिया पर किसका कब्जा हुआ? इस पर ऑस्ट्रिया।
इस तरह से अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन के तहत परमा, मोडेना और टस्कनी प्रांत किसे दे दिया गया? वियना सम्मेलन के तहत अभी हम लोग देखे इमेज में, परमा, मोडेना और टस्कनी, ये 3 प्रांत किसको दिया? हैब्सबर्ग राजवंश को। किसे? हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। ये भी याद रखना है कि इटली का क्षेत्र था परमा, मोडेना और टस्कनी, और इसको दे दिया हैब्स राजवंश को। वियना सम्मेलन के बाद में जो है बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ था, इसीलिए तो कहा जाता है कि इसी सम्मेलन में नेपोलियन युग का अंत हो जाता है और मेटरनिख युग शुरू हो जाता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेनेवा और सार्डिनिया को किस राज्य में मिला दिया गया? जेनेवा और सार्डिनिया को किस राज्य में मिला दिया गया? तो पिगमाउंट में, इटली का ही राज्य था पिगमाउंट, उसको जो है सार्डिनिया और जेनेवा को उसी में मिला दिया गया। तो ये भी याद रखना है, सार्डिनिया और पिगमाउंट कहलाने लगा, जेनेवा और सार्डिनिया को पिगमाउंट में मिला दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन के तहत जर्मनी के कितने रियासतों पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित हो गया? इटली के बाद जर्मनी पर देखिए, जर्मनी भी बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था, जिसमें प्रथा भी एक राज्य था, और तो प्रथा के बारे में तो जानकारी प्राप्त करेंगे ही। तो 39 रियासतों पर अधिकार किसका हो गया? ऑस्ट्रिया का। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वियना सम्मेलन के तहत जर्मनी की कितने रियासतों पर अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से, ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित हो गया? तो याद रखना है कितना? 39 रियासतों पर याद रखना है, जो कि जर्मनी का एकीकरण में हमको ये और भी जानकारी प्राप्त होगा, तो ये सबको याद रखना है। तो ये था वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन में जो है कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जिसके कारण नेपोलियन युग का ये अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत माना जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे अगले पार्ट में ये समझेंगे कि देखेंगे कि आगे जैसे इटली का एकीकरण हुआ, तो इटली का एकीकरण में पढ़ेंगे कैसे हुआ, उसमें मेजनी के बारे में जानेंगे, गैरीबाल्डी के बारे में जानेंगे, काउंट काउर के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जर्मनी का एकीकरण देखेंगे। तो ये सारा जितना क्वेश्चन है इसको दोहराइए, एक बार में नहीं होता, 2 बार 3 बार इसको देखिए वीडियो को, और इसको दिमाग में रखिए। इसी से लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा, सबको मिला दिया जाए तो यही वियना सम्मेलन पूरा हो जाएगा। तो याद रखना है। और ये हमारा दूसरा पार्ट है। हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे इटली का एकीकरण, और ऐसे करके यूरोप में राष्ट्रवाद जो है एक एक करके हम पूरी तरह से समझेंगे, जिससे आप लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव तो 100% आप पूरा बना सकते हैं। आर्ट्स पेपर में जो है, हिस्ट्री में या फिर अन्य कोई आर्ट्स पेपर में आप 100% मार्क्स लाइएगा। और ये ऐसे ही देखते रहिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और वीडियो एक बार में याद नहीं रहता है, इसीलिए आप एक वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार बार देख करके दिमाग में बैठाइए। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को रोक करके भी पढ़िए, या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को दोहराइए। इस तरह से आप दिमाग में इसको रख सकते हैं, जिससे कि आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। और वियना सम्मेलन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, और देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।